हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, अ, हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ वायसराय के बारे में पढ़ लिया था। और आज का जो टॉपिक रहेगा आपका, आज हम लेंस डाउन के बारे में पढ़ेंगे और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन के बारे में हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। तो जल्दी से एक फास्ट रिकॉल कराता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद मैं यहाँ से आपको कंटिन्यू आगे का टॉपिक क्लियर कराता हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज और आपको बताना चाह रहा था, जैसे यहाँ पर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय लिखा हुआ है 94 से 99, ठीक है। 1894 से लेके 1899। तो जो एल्गन द्वितीय लिखा हुआ है तो स्वाभाविक है कि एल्गन फर्स्ट भी होगा, ठीक है। एल्गन द्वितीय है तो एल्गन फर्स्ट भी है। तो एल्गन फर्स्ट जो है उसका आप चाहें तो कार्यकाल लिख लेना। जो एल्गिन फर्स्ट है उसका कार्यकाल आप नोट करके रख लेना, 1862 से लेके 1863। आप देखेंगे 1864 में मैंने चोर चीफ याद कराया था आपको, और चोर चीफ में सर जॉन लॉरेंस याद कराया था मैंने। और सर जॉन लॉरेंस समुद्री टेलीग्राफ के लिए जाना जाता है, तो उसका कार्यकाल 64 से लेके 68 में प्रीवियस क्लास में आपको मतलब करा चुका हूं। तो वो 64 में स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर 62 से लेके 63 इसको याद रखना है। एक साल का ही कार्यकाल था, ज्यादा नहीं, इसलिए एल गिन है तो इस एल गिन को ही गन से याद कर लेना, ठीक है। एल्गिन से गन शब्द निकलना ना, एल्गिन में गन शब्द लगा तो गन से आप 62 याद करें, 62 63 इसका कार्यकाल होगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया उसका रिकॉल कराता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो देखिए, हमने लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ा था, और लॉर्ड डफरिन जो था इसने कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी इसी के समय में हुई थी 1885 में, ठीक है, 1885 में। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल मैंने 4 फूफा से याद कराया था। 84 से लेके 88 तक इसका कार्यकाल रहा है, 1884 से लेके 1888 तक, ठीक है। इसके अलावा इसके समय में बर्मा युद्ध हुआ था, उसकी भी मैंने आपको ईयर्स याद करा रखी है। अरविंद घोष की एक कृति पड़ी थी, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, जिसमें अरविंद ने घोषणा कर दी थी कि वो न्यू लैंप लगवा देगा और ओल्ड वाले फोड़ देगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बताया था कि तीसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं पेपर के अंदर, और बिल्कुल बनते ही बनते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद करके रखिए, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि 3 पार्ट में इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे कि 1885 से 1905 का जो समय था वो था भिक्षावृत्ति का काल, और 1905 से 1919 का जो समय था वो उग्रवादी काल था। उग्रवादी इसलिए कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, और 1919 में बहुत बड़ी घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उस वजह से ये इसको उग्रकाल कहा गया है। और गांधीवाद काल जो है 1919 से लेकर 1947 तक का समय माना गया है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और 1915 में गांधी जी भारत आए थे। भारत आने का मतलब यह है कि गांधी जी, आपको पता है, अफ्रीका में थे, और अफ्रीका में उन्होंने काफी समय व्यतीत किया था। और 1915 में ये भारत लौट के आए, और 1915 से फिर इन्होंने आंदोलनों में भाग लेना चालू करा। तो वो एक पूरी एक गांधी जी की अलग सेपरेट कहानी है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, हमने तड़े चालक के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला कि तड़े चालक के सिद्धांत की तरह कार्य कर रहे कांग्रेस की स्थापना जो हुई। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय जी ने बताया था, ठीक है। यंग इंडिया उनकी बुक थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल हमने याद किया था। इसके अलावा हमने हंटर कमीशन पढ़ा था, विलियम हंटर, शिक्षा में सुधार के लिए फैन से याद कराया था। 81 में मैंने आपको फैक्ट्री अधिनियम बताया है, हालांकि 1891 में एक द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम भी आएगा, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। 78 में आपको पता है कि शस्त्र अधिनियम आया था, जिसमें अवैध हथियारों को कोई रख नहीं सकता है, उसकी परमिशन लेना जरूरी है, तो ये भी हमने पढ़ा था। और काफी से याद कराया था, काफी है ऐसा कुछ याद कराया था। 1881 में कारखाना अधिनियम या प्रथम नियमित जनगणना भी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड रिपिन का जो कार्यकाल था 80 से 84 मैंने याद कराया था, जिसमें फंसी फरी आपको ऑब्जेक्ट्स बताए थे, जिससे हमें लॉर्ड रिपिन अच्छे से याद होता है। और शस्त्र अधिनियम जो 74 78 जिसमें काफी से याद कराया था, ठीक है। 78 यानी काफी है ऐसा कुछ याद कराया था मैंने आपको। काफी है भैया, हमारे पास तो हथियार काफी बना देने दो इनको, बिना लाइसेंस के कोई हथियार नहीं रख सकता था, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एक लॉर्ड लिटन के बारे में, और लॉर्ड लिटन 76 से लेके 80 तक था, और लॉर्ड लिटन प्रसिद्ध साहित्यकार था। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई थी, दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में महारानी को केशरी की उपाधि देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन महारानी आई नहीं थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रथम दिल्ली दरबार 77, ओके।
नॉर्थब्रुक है, कोने में काजू बैठ के खा रहा था, तो नोटबुक रखी हुई थी, कोने में काजू खा रहा था, ये पढ़ा था। लॉर्ड मेयो से गोपी काना आपको याद करा था, 69 से लेके 72 लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, और इसके समय में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन वो अधूरी रह गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है 72 वाला, ठीक है। इसके अलावा कृषि विभाग की स्थापना, और अजमेर में एक मेयो कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। हुका एवं बहावी आंदोलन के दौरान एक मुस्लिम ने इसकी हत्या कर दी थी, अंडमान निकोबार में, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि देखो काफ़ी सारे भाईसराय हैं, उनको कंप्लीट करना है, और धीरे धीरे हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस ये है कि आप रेगुलर अपना रिवीजन रखें, और चीज़ों को बढ़िया से बार बार रिपीट करके, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये समझ लो, अगर आपने ढंग से क्लास ले ली ना, और पूरा A to Z सब जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से सीरियसली पढ़ लिया, तो 80% तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ये मान के चलिए 80% आपको याद हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा प्रयास आपको करना है ना, तो 100% आपको बिल्कुल याद होगा, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं लैंसडाउन के बारे में। 88 से लेकर 94 तक का इसका कार्यकाल है। भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया था। इसके समय में क्या हुआ था, डूरन रेखा खींची गई। डूरन रेखा इन प्रेजेंट अगर देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मानी गई है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान इसलिए क्योंकि पहले जिस जगह पाकिस्तान है वो भारत ही था, है ना। तो डूरन रेखा जो है वो पहले अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है इन प्रेजेंट। लेकिन अगर हम देखते हैं तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा का जो निर्धारण किया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में किया गया था। इसका कार्यकाल 88 से लेकर 94 है, ओके। अब देखो एक चीज और मैं बता रहा था आपको कि डूरन रेखा है। अब सोचिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन खींची जा रही है। उस लाइन को खींचने के लिए एक लेंस का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लेंस होता है ना, तो लेंस का उपयोग किया जा रहा है, और लेंस ऐसे करके ऐसे देखा जा रहा है नीचे की साइड, ठीक है। लेंस डाउन, देखो लेंस देखा जा रहा था, कहां देखा जा रहा था, लेंस में डाउन देखा जा रहा था, नीचे की लाइन बिल्कुल एक्यूरेट सीधी होनी चाहिए। तो लेंस में देख के लाइन खींची जा रही थी, बस इतना याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो है आपका 88 से लेके 94, 88 से लेके ये 94 है, ओके। तो यहां पर हम 88 से 94 कैसे याद रखेंगे। 88 को याद कर लिया हमने काय से, फूफा से, और 94 को याद कर लिया हमने काय से, बार से। तो देखो अभी आपको मैंने क्या बताया था कि 4 फूफा, और 4 के 4 फूफा कैसे थे, डफर, ठीक है, वो हमने याद करा था लाट डफरिन को। अब यहाँ पर फूफा बार में गए, फूफा बार में गए, यानी कि एक फूफा थे वो ड्रिंक करते थे, और फूफा बार में गए, और बार में जाते जाते उन्हें नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, तो उनके आंखों के जो लेंस है वो कैसे हो गए, लेंस हो गए डाउन। आंखों के जो लेंस है डाउन हो गए, क्योंकि आंखों के लेंस तो काम कर रहे हैं, पर उनकी देखने की क्षमता थोड़ी सी डाउन हो गई है, क्योंकि उनको ज्यादा हो गई है ना, इसलिए वो सही से नहीं चल पा रहा है, लड़खड़ा के चल रहा है। तो लॉर्ड लेंस डाउन, यानी कि फूफा बाहर से बाहर निकले, तो उनके आंखों के लेंस हो गए थे क्या, डाउन। बस ऐसे करके इसको ऑब्जेक्ट से याद करिए, जिससे आपको लॉर्ड लेंस डाउन भी अच्छे से याद रहे, ठीक है। लॉर्ड लेंस डाउन ने 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी बताया था 81 में फोटो से याद कराया था कि कारखाने में फोटो देख के, आईडी देख के एंट्री मिलेगी। अगर हमें ये याद है 81 में प्रथम कारखाना अधिनियम बना, तो ये 81 है, और हम उसको 91 से याद करेंगे, 10 साल बाद भैया एक और बन गया। तो 81 अगर हमें याद है तो 91 को भी याद कर सकते हैं, ओके। एल्गिन द्वितीय का जो कार्यकाल है वो देखिए 94 से लेकर 99, इसका भी कार्यकाल में याद करा देता हूं। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा आपका बुरे, और 99 का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने बाबा, ठीक है, बुरे बाबा, ठीक है। तो बुरे बाबा से हम इसको याद करेंगे, और बुरे बाबा से कैसे याद है, 94 और 99, बुरे बाबा। तो सोचिए एक व्यक्ति था, वो बाबा बन के सड़क के किनारे बैठा हुआ था, ठीक है। तो पता चला कि उसके पास एक बैग था, और उसके बैग के अंदर जो है ना, एल्गिन द्वितीय यानी कि 2 गन निकली उसके बैग के अंदर। कितनी गन निकली, 2 गन निकली, मान लीजिए 2 बंदूकें रखी थी उसके बैग के अंदर। तो वो जो बाबा बन के बैठा था, एक्चुअल में वो क्या था, एक जासूस था, और वो क्रिमिनल भी था, लेकिन उसे कोई पहचान ना पाए, इसलिए भिखारी के वेश में सड़क के किनारे बैठा हुआ था, पर वो पूरे लोगों पे नजर रखे हुए था, ठीक है। तो किसी को शक हुआ, इसका बैग पुलिस को इन्फॉर्म किया, बैग देखा ओपन करके, तो पता चला कि ये जो व्यक्ति है ना, इसके पास जो है उसके बैग में गन रखी हुई थी। तो एल गन द्वितीय आपको याद रखना है, और गन द्वितीय यानी गन निकली, द्वितीय यानी कि 2 निकली, और 2 गन जो निकली थी उसके बैग में निकली थी। तो सब लोग उस बाबा को क्या कहने लगे, अरे यार वो तो बुरे बाबा थे, हम तो बहुत अच्छा समझते थे, और रोज हम देखते थे सड़क के किनारे कुछ ना कुछ उनको दे जाते थे, लेकिन ये बाबा तो बहुत बुरे थे, आज पता चला कि उनके बैग में गन निकली हैं 2-2।
तो आपको 94 और 99 याद करके रखना, ठीक है। 94 और 99 याद रखना है, एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल। देखिए सबका कार्यकाल हम याद इसलिए कर रहे हैं जिससे कि कभी भी अगर प्रश्न बने तो अगर कहीं बीच में से भी कोई प्रश्न बना दे, ठीक है, जैसे मान लो जेम्स लॉयल बना दी। जेम्स लॉयल आयोग जो है वो कब बना था मान लीजिए, तो जेम्स लॉयल आयोग को मैं याद करा देता हूं आपको 97, ठीक है, इसको तो मैं याद करा ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपसे ये पूछ ले किसके समय में बना था, तो अगर हमें कार्यकाल याद होगा तो ही बता सकते हैं ना। तो इसलिए दोनों चीजें याद करके रखें, यहां भी आपको याद रखना है, यहां भी याद रखना है। जेम्स लॉयल को याद रखना है, और जेम्स लॉयल अकाल आयोग गठित किया गया था, जैसे कि स्ट्रेची आयोग मैंने आपको याद कराया था फंसी से 1800। एक एक चीज याद आती है भाई, ये ईयर है ना, ईयर, अगर आप मेरा नंबर सिस्टम समझ जाओगे ना तो ईयर से खेलोगे आप, है ना, इतना इजीली, मतलब दिमाग में ऐसे दौड़ के चीजें आती हैं। अभी जैसे बहुत से लोगों को ये ऑब्जेक्ट जो बड़े अजीब लगते हैं, जैसे कोई न्यू स्टूडेंट है वो पहली बार अगर ये वीडियो देख ले तो ये कहेगा कि यार ये सर पता नहीं कहाँ के क्या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चिल्लाते रहते हैं, स्वाभाविक है। तो उसमें उसकी गलती नहीं है, एक मूवी है और उस मूवी को कोई व्यक्ति लास्ट में देखे तो लास्ट में क्या समझ में आएगा उसको, ना तो उसको विलन समझ में आ रहा है और ना उसको हीरो समझ में आ रहा है, उसको कहानी नहीं पता चल रही कहां से कहां चल रही है। अरे एक पिक्चर को आप बीच में से देखोगे तो आपको उसको पूरा पिक्चर को देखने के लिए जब आप स्टार्टिंग से पिक्चर देखोगे जब पूरी स्टोरी समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, क्लास अजीब लगती है हमारी, बिल्कुल है, हर कोई इसको नहीं समझ पाता है। तो मैं बार बार हर बार यही कहता हूं कि भाई स्टार्टिंग से देखो, शुरू से एक एक चीज क्लियर करते चलो। आपको नहीं पता ऑब्जेक्ट और नंबर सिस्टम वाली जो ट्रिक, आपको ईयर याद करने वाली जो एक अलग सेपरेट वीडियो डाल रखी है उसको देखो और उससे याद करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उस चीज को भी समझना जरूरी है। और जिसको ये चीज आ गई, जिसने पकड़ कर ली, स्वाभाविक है वो बिल्कुल धड़ाधड़, मेरे को क्या है ये चीज दूसरा 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं ना, 2 महीने आपके कंप्लीट होने वाले हैं इस क्लास को चलते चलते, ठीक है। तो स्वाभाविक है इस 2 महीने के अंदर मैं स्टार्टिंग से ही सारी चीजें कराता जा रहा हूँ, जहाँ पे ईयर्स आना चालू हुई तो वहां पे मैंने उसकी वीडियो भी डाल दी, बता दी कि भैया आप उसको देखो, उसको याद करो। तो स्वाभाविक है काफी समय हो गया है और अब तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ये समय वो नहीं है कि बार बार मैं तुम्हें नंबर सिस्टम ही समझाता रहूं, बार बार आपको वही चीज बताता रहूं, है ना। अब वो समय नहीं है, अब समय है धड़ाधड़ चीजों को याद करने का, क्योंकि इतना समय हो गया, 2 महीने में स्टूडेंट हमारा पैटर्न समझ जाता है कि सर का तरीका क्या है, और जब तरीका समझ में आता है तो चीजें वो अपने आप होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉयल की बात कर देते हैं, ठीक है, और जेम्स लॉयल को याद रखना है। तो देखिए 97 है, और 97 जो है ना, 97 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन बाइक, ठीक है, 97 का ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने, बाइक। तो जेम्स लॉयल याद रखना है, जेम्स लॉयल को याद रख लो, लॉयल से लॉयर याद कर लो, लॉयर याद कर लो कि जेम्स लॉयर सोचिए एक वकील है और उसको क्या करना है, अकाल पीड़ितों की मदद के लिए कुछ एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कराने हैं कि किन किन व्यक्तियों को अकाल आयोग के थ्रू कुछ मतलब उनको हेल्प देनी है। तो अकाल आयोग गठित किया गया था, तो लॉयल से याद रखना है, जेम्स लॉयल है 97, हमें याद रखना है 1897 में जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया गया था, ठीक है। तो ये जो अकाल आयोग है लॉयल से याद रखना है, लॉयल को लॉयर से याद रखना है, और लॉयर है लॉयर किसके लिए, बाइक से, 97 को अपन को याद करके, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कर्जन लिखा हुआ है, लॉर्ड कर्जन है 1899 से 1905, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई लॉर्ड कर्जन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था विभाजन, ओके, और बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ओके। तो देखिए यहाँ पर 1899 से 1905 है, लॉर्ड कर्जन को याद रखना है। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 तरह की ईयर आती हैं, एक 16 इसमें जो जुलाई है 20 जुलाई दिया हुआ है, तो एक है बंगाल विभाजन की घोषणा, एक है बंगाल विभाजन की घोषणा और एक है बंगाल विभाजन होना। तो बंगाल विभाजन की घोषणा पहले की जाएगी और फिर घोषणा के बाद में बंगाल विभाजन लागू किया जाएगा, बात समझ में आ रही ना। तो देखिए आगे सब कुछ आपको एक्यूरेट मिलेगा, पर जो 20 जुलाई 1905, अभी आपको क्या याद रखना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905, क्योंकि अभी आगे जाके जब आप ये अंग्रेजों को सबको पढ़ लोगे फिर दोबारा से 1857 की क्रांति से आपको थ्योरी इसमें आगे पढ़ाई जाएगी, जिसमें मेन मेन पॉइंट्स को आप बिल्कुल ईयर वाइज सब पढ़ेंगे कि 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ। एक्यूरेट एक सीक्वेंस में आपको दिया गया है, सीट में भी दिया गया है और आपको भी
पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 जुलाई 1905 को सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में, ठीक है, एक तो बंगाल विभाजन हुआ इसके समय में, वो याद रखना है। कब हुआ? 1905 में, इतना याद रखोगे। और क्या हुआ? सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम वर्तमान में यूजीसी भी बोलते हैं। ओके, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी है, महत्वपूर्ण है, और उस यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जो उसकी कंडीशंस रहती हैं, रूल रेगुलेशन रहते हैं, उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। कई कई बार आपने सुना होगा ना, यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए यूनिवर्सिटी, तो यही यूजीसी है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसको हम हिंदी में बोलते हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि एक हुआ बंगाल विभाजन और एक हुआ यूजीसी की स्थापना, बट यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, जहां तक है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना की गई थी वो थॉमस रेले के अध्यक्षता में होती, यानी कि थॉमस रेले जो थे वो इसके अध्यक्ष थे एक आयोग के। कौन सा आयोग था ये? विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी भैया? 1903 में, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग जिसके देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपने नाम सुना ही होगा, और इसके जो सबसे पहले अध्यक्ष थे, है ना, देखो स्टार्टिंग में आप पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग में आप पढ़ चुके हो, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोल देते हैं और हिंदी में बोल देते हैं हम भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है। और इसमें हम ये देखेंगे कि एक जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ, ये जो है सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण, है ना, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ये भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है एक प्रकार का, जो सर्वे करने वाला है। तो उसको हमने 61 याद करके रखा था, उसको हमने याद करा था 61 में, छत से याद करा था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैंने याद करा रखा है, 61 में हमने याद करा था। और ये जो है इसके थ्रू, यानी इसको हम कहेंगे कि ये पहले स्थापना हो चुकी थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1903 में। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं ना, इनकी सुरक्षा और मरम्मत के लिए, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, वो अलग है, जिसकी 61 में हमने स्थापना याद करी थी, जहां तक है 1861 में, ठीक है। और इसको छत से याद कराया था, और इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष बताए थे आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम बताया था? अलेक्जेंडर कनिंघम नाम बताया था। और 1921 में आपको पता है कि हड़प्पा की खोज हुई थी, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ये वही समय है, अंग्रेजों वाला ही समय चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक विभाग बनाया गया था, मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अलग है और भारतीय पुरातत्व विभाग ये अलग है। ये 1903 का है, जो पुरानी इमारतों की मरम्मत करेगा, और ये जो है ये क्या करेगा? ये सर्वे करेगा, ढूंढेगा, यानी जमीन में गड़ी हुई चीजें, अगर कोई खुदाई चली, वहां पर कोई चीज मिल गई तो उसका सर्वे करेगा। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 1903 में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम के सिंहासन रोहण के समय में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया। बहुत इंपोर्टेंट है, 1903 में दो महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहला तो एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जो ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए, उनकी मरम्मत के लिए। दूसरा, 1903 में ही दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, क्योंकि 1877 में हम प्रथम दिल्ली दरबार को याद कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। इसके कारण भारतीय जनता उग्र होकर आंदोलन पे उतर आई, ठीक है। कर्जन को भारत में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो कर्जन को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं कर्जन को। देखो यहां पर क्या है, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ इसमें जनता नाराज क्यों थी? क्योंकि उनकी जो चाल थी, उनकी अंग्रेजों की यह चाल थी कि भारतीय लोगों को हिंदू और मुस्लिम में बीच आपस में बांट दिया जाए, और वही हुआ। बाद में जाके पाकिस्तान बना है तो इसी रीजन से बना है कि इनको धर्म को बांट देंगे, धर्म में
तो ये एक नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक हम इन पे अपना अधिकार बना के रखेंगे। तो अंग्रेजों की चाल थी। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन का जो पूर्वी भाग था, बंगाल विभाजन किया तो बंगाल का जो पूर्वी भाग था बंगाल का, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और जो पश्चिमी भाग था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की चाल थी। और ये जो बंगाल का जो पूर्वी भाग है, ये बंगाल का पूर्वी भाग है, ये 1947, ठीक है, 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान का अधिकार इसी पूर्वी भाग पे था, जिसको हम मिनी पाकिस्तान भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं होगा, इसमें दो राय नहीं होंगी कि हम इसको नहीं कह सकते। इस पूर्वी भाग पे पाकिस्तान का ही एक तरफ, मतलब एक पाकिस्तान का इधर भी अधिकार था ही। ठीक है, 1947 के बाद जहां पाकिस्तान है वहां, और पूर्वी भाग पे भी पाकिस्तान का अधिकार था। लेकिन पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1971 में, 71 में। ठीक है, हमने पाकिस्तान को 1965 में भी हरा दिया था युद्ध में, और 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान से इस हिस्से को मुक्त करा लिया गया और इसको एक स्वतंत्र देश बनवा दिया, और एक स्वतंत्र देश बना जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया, बोले पाकिस्तान का कोई अब इस पे अधिकार नहीं। तो बात समझ में आ रही ना। तो बंगाल विभाजन में उन्होंने पूर्वी भाग मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, पश्चिमी भाग हिंदू बहुल क्षेत्र था, और पश्चिमी भाग में आज भी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे हम बोलते हैं, जिसकी राजधानी कलकत्ता है, तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र, और उसी से लगा हुआ बांग्लादेश है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र। ठीक है, तो जनता उग्र हो गई, भाई जनता नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया। अब देखिए 1899 से 1900 के बीच में अकाल पड़ा, अकाल काफी बार पड़ा है भाई हिंदुस्तान में, जिसके लिए कर्जन ने एक मैकडोनाल्ड आयोग की अध्यक्षता में एक मैकडोनाल्ड आयोग भी गठित किया। तो अगर आपसे कहते हैं मैकडोनाल्ड आयोग कब बना, तो मैकडोनाल्ड आयोग जो बना था ना, इसको याद करने के लिए आप 1900 याद रखेंगे, 1900 में। कब बना था, 1900 में। ओके, और इस डबल जीरो को आप याद रखेंगे सॉस। ठीक है, और मैकडोनाल्ड से हम याद रखेंगे मैकडोनाल्ड कंपनी का पिज्जा। तो मैकडोनाल्ड का पिज्जा था, और उस पिज्जा को कैसे खा रहे थे भैया, उस पिज्जा को खा रहे थे सॉस डाल के। ठीक है, उसको सॉस डाल के खा रहे थे। तो मैकडोनाल्ड का पिज्जा सॉस डाल के खिलता है। तो 1899 से 1900 के बीच में आपको याद करके रखना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग। अब मैं बैक में जाके तुम्हें एक चीज और क्लियर करा देता हूं कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि अकाल पीड़ितों की मदद के लिए मैकडोनाल्ड आयोग बनाया गया था। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि यह मैकडोनाल्ड आयोग किस लिए बना, शिक्षा में सुधार के लिए बना, या अकाल पीड़ितों की मदद के लिए बना, या रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, किस लिए बना, ऐसे ही पूछ सकते हैं, चार ऑप्शन दे सकते हैं। तो देखो, मैकडोनाल्ड का पिज्जा बन गया, सॉस बन गया, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि सोचिए किसी गांव में अकाल पड़ गया, वहां बारिश नहीं हुई, तो वहां पर लोग भूखे मर रहे थे, तो कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, उसने सारे अकाल पीड़ितों के लिए क्या किया, अकाल पीड़ित जो थे उनको घर में कई दिनों से उन्होंने खाया नहीं था, कुछ खाना नहीं खाया था, तो उनके लिए सीधा पिज्जा खिलवा रहे हैं, और पिज्जा भी वही सॉस के साथ में। तो सारे जो गांव के लोग हैं वो बड़ी आराम से बैठ के क्या खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। ठीक है, तो हमें यही मैकडोनाल्ड का पिज्जा ही याद रखना है। एक तरीके से एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया गया, और उसमें सब लोग पिज्जा खा रहे थे। स्वाभाविक है, आपको बढ़िया से सॉस डाल के पिज्जा खा रहे थे, तो याद रखें। ठीक, अब देखिए 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग गठित किया गया। अब आपसे पूछते हैं भैया सिंचाई आयोग बताओ कब बना था, तो 1901। और मॉन्क्रीफ आयोग है, यानी मॉन्क्रीफ आयोग भी पूछ सकते किस लिए बना था, सिंचाई आयोग के आयोग बना था, सिंचाई से संबंधित था। ठीक है, तो हमें ये तीनों शब्द याद करके रखना है, और बिल्कुल एक्यूरेट याद होंगे ऑब्जेक्ट की वजह से। यहाँ पर 01 को याद रखना है। देखो 1801 तो होगा नहीं, 1801 तो बहुत बैक में हो जाएगा, तो 1901 जीरो, अब जे 1 2 3 4 5 ऐसे करके ईयर आएंगे तो आप समझ जाना कि ये 19 के लगभग है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो हम पढ़ रहे थे तो वहां उनके कार्यकाल भी हम पढ़ते जा रहे हैं, सारे अंग्रेजों का कार्यकाल पढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 01 को याद करेंगे सेट से। ओके, इसको SET सेट भी बना सकते हैं और SAT सेट भी बना सकते हैं। ठीक है, SET सेट भी बना सकते हैं, या SAT सेट, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेट का मतलब एक ही है
कि मॉन्क्रीफ है, इस मॉन्क्रीफ को हम कंक्रीट से याद कर लेंगे। ठीक है, कंक्रीट की जो दीवार होती है, अगर उस पर रेगुलर सिंचाई की जाए, मतलब कंक्रीट की दीवार पे तलाई होती है ना, तलाई सीमेंट की वो बनने के बाद में 2 5 10 दिन तलाई होती है, तो कंक्रीट की दीवार पर जब सिंचाई होती है पानी से, तो वो दीवार कैसी हो जाती है, अच्छे से सेट हो जाती है। ठीक है, तो हमें इस मॉन्क्रीफ को बोल देना है क्या, कंक्रीट बोल देना है। और सिंचाई से बोलना, सिंचाई पानी छिड़क के, और सेट यानी दीवार कैसी हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो 1901 में कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग जो था वो गठित किया गया था या नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो आपको कॉन्क्रीट मॉन्क्रीफ याद हो गया, सेट 1901 याद हो गया, और सिंचाई आयोग भी याद हो गया। ठीक है, 1902 में सर थॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में, जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो 02, तो देखिए 02 से हम याद रखेंगे सुना। क्या याद रखेंगे, सुना। सुना यानी हमने ऐसा सुना है कि यूनिवर्सिटी को किससे अपना मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, बोले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से, यूजी से। ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने सुना है कि वो जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, और वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। अच्छा, मैंने तो केवल सुना है। ठीक है, जैसे माखनलाल यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, तो माखनलाल यूनिवर्सिटी जो है वो लीगल यूनिवर्सिटी है और बहुत सही यूनिवर्सिटी है, और वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आपने माखनलाल यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है कि नहीं सुना, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि पीजीटीसीए वगैरह, डीसीए वगैरह जो होते हैं, या आईटीआई के भी कुछ डिप्लोमास वगैरह होते हैं, वो यूनिवर्सिटी माखनलाल के देते हैं, बहुत से कॉलेज वाले ना, तो वो लीगल है, वो यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 1902 में थॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ, पहले पढ़ चुके हो। 1904 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय एक अधिनियम पारित कर दिया, एक्ट बना दिया, एक कानून बना दिया। सहकारिता का जनक कर्जन को माना जाता है। देखिए यहां पर जो शब्द लिखे हैं, किसको क्या कहा गया, राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा है, सहकारिता का जनक किसे कहेंगे, तो सहकारिता का जनक किसे कहा जाएगा, कर्जन को कहा जाएगा। यहां पर क्या पढ़ा था हमने, राष्ट्रवाद का जनक भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, एक राष्ट्रवाद का जनक पढ़ा था ना अभी, राष्ट्रवाद का जनक भी पढ़ा है हमने, इसी में तो पढ़ा है कि यहाँ पर सिंहासन रोहन हुआ, और इसमें कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, और गुरु के ये लिखा है। ठीक है, राष्ट्रवाद का जनक, तो राष्ट्रवाद का जनक, ये इस चीज को हाईलाइट करके रखना है आपको अलग से, कि राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा गया, कर्जन को कहा गया। ठीक है, ये स्लोगन है, पूछ लिए जाते हैं। सहकारिता का जनक किसको कहा गया है, कर्जन को कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि हमारे राष्ट्र को उसने तोड़ दिया एक तरीके से, है ना, उसका एक कुछ हिस्सा इधर कर दिया, मतलब विभाजन करके, तो राष्ट्रवाद दिखाई देता है। और सहकारिता है तो ये भी कर्जन गया। ठीक है, 1904 में एक सहकारी उधार समिति अधिनियम भी उसने पारित किया था, कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सके, ऐसा एक अधिनियम भी बना था। कर्जन ने एक महानिरीक्षक के अधीन साम्राज्य कृषि विभाग स्थापित किया, जिससे भारतीय कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये अच्छा काम किया है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी उसने कृषि विभाग बनाया है। और इसी के समय में आपने देखा था एक शिक्षा विभाग भी हमने पढ़ा है, मतलब ये एक सिंचाई विभाग, सॉरी सिंचाई विभाग भी हमने पढ़ा है। ठीक है, कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था। उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम भी बनाया, और इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी कर दी। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो देखिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, भारतीय पुरातत्व विभाग को कोई भी चीज अगर जमीन में खुद ही मिल जाती है, तो लोग क्या करते हैं, शोर मचाना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं, शोर। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई जगह पर खुदाई चल रही थी, पता चला वहां पर कोई भगवान की मूर्ति निकल आई, तो क्या होता है, पब्लिक क्या करती है, शोर मचाना चालू कर देती है, अरे भैया उसमें जमीन में से ये हो गया, वो निकला है, निकला। वो कभी उसको दबा दिया गया होगा किसी रीजन से, या दब गया होगा, तो वो निकलता है, तो लोग क्या करते हैं, शोर मचाना चालू कर देते हैं। तो शोर से याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल विभाजन था, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कर्जन के समय क्वेटा में सैनिक विद्यालय स्थापित हुआ, और सैनिक अधिकारी किचनर से विवाद होने पर कर्जन ने भी त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप समझ गए होंगे, उनको आप अच्छे से याद करके रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। ठीक है, 1905 से लेके 1910, 1905 से लेके 1910 लॉर्ड मिंटो द्वितीय,
अब ये जो लॉर्ड मिंटो मिंटो फ्रेस का दिमाग की बत्ती जलाओ, तो उधर मैंने 07 और 13 याद कराया था, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो वहां पर शोक टाइम याद करा था, मिंटो फ्रेस का दिमाग की बत्ती जलाओ। अब यहाँ पर हम 1905 से लेकर 1910 याद करना है, और ये याद करना है हमें लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसके समय में होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल अच्छे से याद करके रखो आप, ठीक है। क्योंकि देखो 1905 में बंगाल विभाजन तो उधर पीछे हो चुका है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इसके समय में होगी, 1907 में एक सूरत अधिवेशन इसके समय में होगा, 1909 में एक मार्ले मिंटो सुधार इसके समय में आएगा, और 1910 में जहाँ तक एक अनुशीलन समिति भी हाईलाइट हुई, और उसके बाद में फिर 1911 आएगा जिसमें एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा। बट वो दिल्ली दरबार का जो आयोजन है वो इसके समय में नहीं होगा, क्योंकि 1911 में 1910 में इसका कार्यकाल समाप्त होगा, तो 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 चीजें आपको दिख रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रखना है, क्रम बनता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यही याद करते हैं कि 1905 से 1910 इसका कार्यकाल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद रखना है शिला देश। इसको कैसे याद रखोगे? शिला देश याद कर लोगे, ठीक है, शिला देश से याद करेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय से याद रखेंगे शिला देश। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको बना के आपको एक नई ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखो करजन ने क्या किया, विभाजन, विभाजन कर दिया, यानी उसको ने तोड़ दिया, उसने उसको तोड़ दिया, तो उसने तोड़ दिया, तो इसने क्या किया, उसको शिला देश, यानी इसने वापस से उस देश को मिलाने की कोशिश करी कि देखो आप आपस में सामंजस्य रखो, लड़ो नहीं, ठीक है। तो शिला देश से याद रखेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी शिला मिल गई इसको, चट्टान मिल गई, बहुत कीमती चट्टान, और इसने अपने देश भेज दिया, मतलब विदेश भेज दिया, ठीक है। तो शिला देश यानी कि अपने देश में वो शिला को इसने पहुंचा दिया कि भैया ये कीमती पत्थर है, इसको हमारे देश भेज दो, यूरोप भेज दो, ठीक है। तो थोड़ा सा शिला देश से थोड़ा सा याद करके रखना है, इसका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, बट क्या है, प्रैक्टिस से सब होता है भाई, ठीक है। भारत सचिव मार्ले के सहयोग से मार्ले मिंटो सुधार 1909, बहुत ही इंपोर्टेंट है मार्ले मिंटो सुधार। अगर आपसे कभी भी पूछे कि मार्ले मिंटो सुधार बताइए कब आया, तो 1909 में आया, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार से कैसे याद रखोगे, यहाँ पर एक सचिव है तो एक वायसराय है, ठीक है। यहाँ लॉर्ड मिंटो दिया है, तो मिंटो कौन होगा, मिंटो होगा वायसराय, ठीक है। और मार्ले कौन होगा, सचिव। तो इसमें क्या है, एक यहाँ लिखा है ना, देखो क्लियर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सचिव मार्ले, और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बना, ठीक है। कब बना, 1909 में, समझना जरा। मार लें मिंटो सुधार, तो हम ऐसे याद रखेंगे, मार लें, किसको मार लें, मिंटो को मार लें, मिंटो को सुधार दें, जरा पीट पीट के सुधार दें क्या। तो दोस्त कहता है नो नो यार ऐसा नहीं करो, इसको नो नो से याद करना है, नो नो ऐसा नहीं करो यार, उसको मारो नहीं, ऐसी बातों से समझ जाए तो ठीक है ना। मतलब दोस्त हैं, उनके दोस्तों का ग्रुप में एक मिंटो नाम का भी दोस्त है, वो कह रहा है मार लें, क्या इस मिंटो को सुधार दें, तो वो कह रहा है नो नो ऐसा नहीं करो। तो 1909 में मार लें मिंटो सुधार हमें याद करके रखना है, ठीक है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे की गई थी, ढाका में, ये बांग्लादेश की कैपिटल, ठीक है। तो ये ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है इन प्रेजेंट, बट 1906 में बांग्लादेश थोड़ी है, 1906 में तो पूर्वी बंगाल है ना। लेकिन इसको कहीं ना कहीं ढाका को ही राजधानी क्यों बनाया बाद में, बंगाल का, बांग्लादेश का, तो इसलिए बनाया क्योंकि ये एक केंद्र था जहां से मुस्लिम लीग उठी थी। जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ओके, उसी तरीके से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी कांग्रेस को चुनौती देने के लिए एक मुस्लिम लीग बनी है, और ये मुस्लिम लीग थोड़ा अलग सोचेगी, अपने धर्म को लेके सोचेगी, और बाद में जाके यही मुस्लिम लीग जो है डिमांड करेगी कि भारत का विभाजन होना चाहिए, हमें अपना एक अलग देश चाहिए, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना मांग करेंगे। तो इस मुस्लिम लीग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए, कब स्थापना हुई थी, 1906 में, सीधा सीधा याद करो। 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन, 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन, 1909 में क्या हुआ, मार्लियामेंटो सुधार, 1911 में क्या हुआ, दिल्ली दरबार, 1910 में जहां तक अनुशीलन समिति आती है, 1911 दिल्ली दरबार, बिल्कुल ऐसे करके याद करके रखिए। 1912 में क्या हुआ, दिल्ली राजधानी बन गई।
है ना। 1913 में क्या हुआ, 1913 में कामागाटा मारू सॉरी गदर पार्टी 1913 में, ठीक है। 1914 में क्या हुआ, कामागाटा मारू प्रकरण है एक। 1915 में क्या हुआ, 1915 में गांधी जी आए। ओके, तो ये जो है ना सीक्वेंस बिल्कुल एक्यूरेट, ऐसे कैसे याद करना है, चाहे लिख लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो, चलते फिरते याद करो, पर इनको क्रम से। यहां पर आपको ईयर्स के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हम कोशिश ये करेंगे कि 5 से लेके 6 7 8 9 ये ईयर्स जो है ना आपके माइंड में सीधी सीधी बैठे, केवल प्रैक्टिस से, ठीक है। जहां पर आवश्यकता है ऑब्जेक्ट की, वहां हम ऑब्जेक्ट्स याद कर रहे हैं, क्योंकि कोई सीक्वेंस नहीं है। अब आयोग बना है तो कोई सा भी कभी कभी भी बनाए, तो वो कोई सीक्वेंस तो है नहीं उसका, इसका सीक्वेंस है, इन घटनाओं का सीक्वेंस है। 1915 में गांधी जी आए, 1916 में लखनऊ समझौता उन्होंने करवा दिया, 1916 में साबरमती की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ऐसे करके याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1922 में एक, हम आगे जाके चोरा चोरी हत्याकांड भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस पढ़ने वाले हैं। 1928 में एक साइमन कमीशन पढ़ने वाले हैं। 1929 में एक जिन्ना फॉर्मूला फंड, बस ऐसे। अब जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको याद रखना है ये सारी चीजें, क्योंकि आगे जाके इनका भी सीक्वेंस आपकी सीट में दिया हुआ है। इतनी अच्छे से ये चीजें याद होनी चाहिए भाई, है ना। तो वो सब आपको याद कराई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे सब कुछ बनेगा दिमाग में। बट यहाँ पर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उनको याद रखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने 05 से लेके 10 तक आपको बताया इसका कार्यकाल। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार बताया। 1906 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना। ओके, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 1907 में सूरत अधिवेशन, 7 से 7 याद रख लो, और 7 से सूरत अधिवेशन। अब इस सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसमें कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में बट गई। यानी इसको हमें ऐसे कह सकते हैं उग्रवादी और उदारवादी। इसको बोलेंगे उदारवादी, इसको बोलेंगे उग्रवादी। यानी एक वो दल है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी से हाथ नहीं जोड़ेगा, जो है सो वो अपने दम पे करेगा। और एक वो होगा जो है ना रिक्वेस्ट करेगा। तो ये हो गया नरम दल, और ये हो गरम। गरम दल को 3 व्यक्ति फॉलो कर रहे थे, लाल, बाल और पाल। यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। बहुत ही मतलब शानदार चीजें हैं, इनको बढ़िया से आप समझ के चलिए, आपको बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपने देखा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में 7 से 7, 7 से सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है, और इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जब कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल गरम दल में, तो वो लोग कहने लगे हम एक दूसरे की सूरत नहीं देखेंगे, और तो और सूरत नहीं देखेंगे, और एक दूसरे का नाम भी नहीं लेंगे। नाम क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो अधिवेशन था वो 23वां अधिवेशन था, आप देख लेना लिस्ट निकाल के, ठीक है। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, 85 में, 87 में, 88 में, 89 में, 90 में, 91, ऐसे करके सीक्वेंस में हुए हैं, ठीक है। और कुछ अधिवेशन ऐसे भी हैं जो दो दो मतलब दो मतलब ऐसे लगभग 3 ऐसे अधिवेशन है जिनमें ईयर्स रिपीट हुई है, जहां तक है, ठीक है, जिनमें ईयर्स जो है ना वो रिपीट हुई है, ठीक है। तो बाकी का मेन है क्रम, तो क्रम थोड़ी रिपीट होगा, क्रम तो क्रम ही है। ऐसे करके 23वां अधिवेशन था, 1907 में हुआ था, और सूरत अधिवेशन था, और रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, रास बिहारी बोस। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही आपको चीजें याद रखनी। देखो मुझको याद है, इसमें बड़ी बात नहीं है, आपको मैं याद करा दूं और आपको याद हो जाए उसमें बड़ी बात है, क्योंकि मैंने तो उनको 50 बार चीजों को पढ़ा है, तो स्वाभाविक है मुझे तो याद होगा। टीचर को कोई चीज तैयार है तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी हो, उसे तो अभ्यास है, उसने कई बार पढ़ा है। लेकिन स्टूडेंट को भी तैयार हो, तो टीचर का प्रयास यही रहता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से वो करा जाए, ठीक है। जितना मेरे पे बन रहा है उतना मैं करा रहा हूँ, वो कराऊंगा, ठीक है। मेन आपका भी एक दायित्व, उत्तरदायित्व बनता है कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप उसको सीरियसली पढ़िए, प्लस उसका रेगुलर रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक के राजद्रोह के आरोप में
22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी और 6 वर्ष की सजा। ठीक है, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो थे उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया, तो 6 वर्ष की सजा सुना दी गई थी। ठीक है, वो इसलिए सुना दी गई थी क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, सीधी सी बात है। ठीक है, इसलिए उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया और 6 वर्ष के कारावास की सजा इनको सुना दी गई। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के दो पत्र भी हैं जिनकी वजह से मतलब वो अपनी बात खुल के रखते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो स्वाभाविक है उन पे भी उन्होंने एक विद्रोह इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने खुल के विद्रोह किया था इनका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं मदन लाल ढींगरा के द्वारा लंदन में जुलाई 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी थी। करजन वायली जो थे, करजन वायली एक अंग्रेज है जिसकी हत्या कर दी थी मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, तो इस ढींगरा को ठीक रहा है ऐसे कह देंगे, ठीक रहा। ठीक है, और करजन वायली का मतलब कर्जे वाले, कर्ज वाले की हत्या कर दी। कर्ज वाले की मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे कर्ज लिया था और बार बार वो कर्जा मांगने के लिए आ रहा था, तो उस व्यक्ति ने बोला कि ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो उसने कर्जा वाले की हत्या कर दी, यानी जिससे कर्जा लिया तो उसी को उल्टा मार दिया। ठीक है, तो कर्जे वाले की हत्या कर दी, करजन वायली की हत्या की, तो वो लोग बोलते हैं ढींगरा, यानी ठीक रहा, अच्छा रहा। ठीक है, तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 में करजन वायली की गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको याद करके रखना है, 5 से 6 से याद करेंगे इसमें। ठीक है, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में सूरत अधिवेशन, 9 में पार्लियामेंटो सुधार, और यहाँ पर 8 में अगर देखेंगे तो ये 8 में तो खैर ये याद करनी जरूरत नहीं है, बस ये फैक्ट याद रखना है कि इन पे राजद्रोह का मुकदमा लगाया था बाल गंगाधर तिलक पे। ठीक है, और कब लगाया था? 8 में लगाया गया था, 1908 में, और 6 वर्ष की सजा उन्हें सुना दी गई थी। ठीक है, तो ऐसे 7 से 8 अगर गैप जा रहा है तो आप चाहें तो 6, 7, 8 में आप इस चीज को जोड़ के याद कर लो। 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में सूरत अधिवेशन, 8 में बाल गंगाधर तिलक पे आरोप लगा दिया, क्योंकि 7 में गरम दल तो बन ही गया था, गरम दल में बाल गंगाधर तिलक हाईलाइट हो ही गए थे, 9 में जाके पार्लियामेंट तो सुधार आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से इसको याद करके रखिए। अब आती है भैया बात लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय की। ओके, लॉर्ड होर्डिंग फर्स्ट का अगर कार्यकाल आपसे पूछूं तो आप अपने मन में सोच सकते हैं कि इसका कार्यकाल क्या हो सकता है। होर्डिंग से याद आएगा, तो हमने क्या याद करा था? एक याद करा था रीना रोरी, और एक याद करा था रोरी रूफ। ठीक है, तो ये रोरी रूफ वाला जो है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकल के आता है 1844 से 1848, बिल्कुल सीट उठा के देख लेना, 1844 से लेके 1848 ये जो है इसमें लॉर्ड होर्डिंग फर्स्ट का कार्यकाल है। ओके, अब यहाँ पर याद रखने वाली क्या चीज है कि जो तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था वो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, पहला दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। तो तीनों दिल्ली दरबार हमें याद रखना है, एक हुआ था 1877 में, एक हुआ था 1903 में, और एक हुआ था 1911। ओके, अब देखिए 1910 से 1916, इसके समय में ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, बहुत इंपोर्टेंट है, ये जो जॉर्ज पंचम है इनके सम्मान में, उधर एडवर्ड सप्तम था, उधर महारानी विक्टोरिया थी, 1, 2, 3 तीनों को याद करके रखना। ठीक है, 1911 में, अब देखो ये जॉर्ज पंचम है, जॉर्ज 6 भी होगा, जॉर्ज सप्तम भी होगा, देखते जाइए आप। ठीक है, जिसमें बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द क्यों किया? क्योंकि लोगों का विरोध हो रहा था बहुत ज्यादा। अब सुनिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, पहले राजधानी उधर थी, इधर 1912, यानी अगर आपसे ये कहते हैं कि दिल्ली राजधानी कब बनी तो 1912, बिल्कुल याद करके रखेंगे, क्योंकि ये जो 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित किया था, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये दिसंबर में था। ओके, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के दरबार में घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन क्या किया? निरस्त कर दिया गया, और कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा भी कर दी गई। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी, बिल्कुल आपको अच्छे से बता दिया है लॉर्ड होर्डिंग का। अब सुनिए, 10 और 16 को याद करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 10 और 16 को याद करने के लिए 10 को ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन देश, और 16 का ऑब्जेक्ट बना देते हैं अपन ताज।
यहाँ पर आपकी ट्रिक बन जाती है देश का ताज। देश का ताज का मतलब हमारे देश का जो ताजमहल है, हमारे देश का जो ताजमहल है उसको दुनिया के सामने नंबर 1 पे लाना है। इसलिए चौराहे पर क्या लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, और उन होर्डिंग्स में ताजमहल का फोटो है जिसमें हाईलाइट किया गया है कि हमें ताजमहल को ऑनलाइन वोटिंग में जिताना है, कैसे भी करके ताजमहल को नंबर 1 बनाना है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो ऐसा करके डिमांड कर रहे थे पूरी दुनिया में उसको हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय है, देश का ताज हमें याद रखना है कि हमारे देश का जो ताजमहल है उसको नंबर 1 बनाने के लिए होर्डिंग पर फोटो लगे हुए थे। इसके समय में ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार, मैंने बता दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब चूंकि उधर हम पढ़ चुके हैं, इसका कार्यकाल जो है वो 16 में कंप्लीट हुआ है। इसी बीच में प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था और आपने द्वितीय विश्व युद्ध भी सुना होगा। ठीक है, अब बात आती है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, चेम्सफोर्ड, इसके समय में क्या स्पेशल हुआ। अब देखो मैं एक चीज और बता देता हूं इसमें। ठीक है, इसी लॉर्ड होर्डिंग का कार्यकाल जैसे 1916 है, तो 1911 में दिल्ली दरबार, 1912 में दिल्ली राजधानी आ गई। इसी के समय में 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी का गठन हुआ था। गदर पार्टी किसने किया था, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे उन्होंने, जहाँ तक ये गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था, बट गदर पार्टी थी हमारे भारतीय लोगों के लिए ही, कि हमारे जो भारतीय लोग हैं जिन पे कोई अत्याचार वगैरह मतलब अंग्रेज एक्शन ले रहे हैं तो वो बाहर जाके अपना सब सिस्टम जमा सकें। ठीक है, तो 1913 में गदर पार्टी याद रखेंगे। देखो अगर कोई तेरा तेरा मेरा, तेरा तेरा मेरा, तेरा मेरा करेगा, मान लो दो भाई हैं वो आपस में तेरा मेरा कर रहे हैं, ये तेरा आज मेरा, ये तेरा आज मेरा, तेरा आज मेरा, तो उन दोनों में बीच में क्या हो जाएगा, गदर मच जाएगी, झगड़ा हो जाएगा ना। तो गदर पार्टी हमें याद करके रखें। ओके, 1914 की अगर हम बात करते हैं, 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण है, वो कनाडा से संबंधित एक जहाज की कहानी सुनाएंगे। और 1915 में गांधी जी आए। ओके, तो 1914 का क्या याद रखोगे, 1914 का याद रखोगे कामा गाटा मारू। ये नाम अजीब लगेगा आपको, कामा गाटा मारू, क्योंकि एक जहाज का नाम है कामा गाटा मारू प्रकरण। ठीक है, इसकी कहानी है अलग ही, जिसमें जहाँ तक है 376 यात्री थे इसमें, और एक कुछ भारतीय लोग जो है ना इन यात्रियों को कनाडा लेके गए। वैंकूवर बंदरगाह का नाम सुना होगा आपने, कनाडा। और वहां पर पता चला कनाडा सरकार को कि कुछ अवैध हथियार लेके कुछ इंडियंस लोग जो है ना यहाँ पे आ रहे हैं। तो कनाडा सरकार ने क्या किया, इन सबको वापस भेज दिया, तुम जाओ वापस इंडिया। तो कनाडा ने क्या किया, उनको वापस इंडिया भेजा। तो जब वो इंडिया लौट के आया ये जहाज, इसमें यात्री बैठे हुए थे 376 के लगभग, तो अंग्रेजों ने इन सब की गोली मार के हत्या कर दी थी। अंग्रेजों को पता चल गया था कि इस जहाज में इतने लोग हैं और ये लोग जो है वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ इन्फॉर्म किया, उन्होंने इनको लौटाया। लौटाया तो फिर बाद में अंग्रेजों ने इनको सबको मार दिया। ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण इसी को कहते हैं, क्योंकि कामागाटा मारू जो था एक जहाज था। ओके, 1915 में गांधी जी आए। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको, जो लॉर्ड होर्डिंग के समय में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेम्सफोर्ड 16 से लेकर 21 तक का कार्यकाल है, चलो ये भी याद करा देता हूं। देखिए इसको याद करना, तुझे नेता, चलो बुलावा आया है, तुझे नेता ने बुलाया है। तो आपने अभी तक तो सुना होगा तुझे माता ने बुलाया है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं तुझे नेता ने बुलाया। ठीक है, तुझे नेता ने बुलाया नहीं, दोस्तों में एक दोस्त है वो थोड़ा पॉलिटिक्स में बहुत आगे है, इसलिए एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि चलो बुलावा आया है, तुझे नेता ने बुलाया। बोले कहाँ पे बुलाया है, चेम्स फोर्ड। चेम्स फोर्ड को हम ऐसे ही फोर्ट से याद कर लें, फोर्ट, फोर्ट यानी किले से याद कर लेंगे। तो सोचिए एक किला है शहर में, और वहाँ कोई राजा साहब रहते हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने अपने किले पे सब युवाओं को इकट्ठा करके बुलाया। तो उनका एक जो ग्रुप का युवा था वो पॉलिटिक्स में था, तो उसने बोला है कि चलो भैया उनसे मिलना है, महाराज साहब आए, तो तुझे नेता ने बुलाया। बस चेम्स फोर्ट जब लिखा मिले, तो चेम्स फोर्ट से तुम्हें एक फोर्ट समझ में आ जाए, एक किला समझ में आया है,
और उस किले पे तुझे नेता ने बुलाया कि वहां पे मीटिंग रखी गई है, हम सब वहां पे बैठ के डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, जरूर याद रखेंगे। इसी 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना भी कर दी थी। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना भी इसी 1916 में हुई थी। और इसी 1916 में लखनऊ समझौता भी हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट जो है माता बसंत इनको बोला जाता है, और एनी बेसेंट महिलाओं में कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वैसे कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, भारतीय सरोजनी नायडू, लेकिन पहले एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1916 में, जिसमें एनी बेसेंट को याद करना बहुत जरूरी है। और एनी बेसेंट के दो समाचार पत्र कॉमनवील और न्यू इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवील और न्यू इंडिया, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, तो उसे तो भैया ऐसे ही याद करके रखना है कि जब हमें नाम दिखे तो वो चीज याद आ जाए हमें। बात समझ में आ रही ना? जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को, इनके दो समाज, एक केसरी और मराठा, दो समाचार पत्र थे, केसरी और मराठा, जिसमें जहाँ तक है मराठा और केसरी, ये जो केसरी जो था जहाँ तक है वो मराठी भाषा में था। ठीक है, केसरी और मराठा दो थे, तो दो समाचार पत्र हुआ करते थे वो। ठीक है, तो वो शायद अंग्रेजी में था और एक उसमें मराठी में था। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो है ना बाल गंगाधर तिलक के दो समाचार पत्र केसरी और मराठा, और एनी बेसेंट के दो समाचार पत्र कॉमनवील और न्यू इंडिया। ओके, अब देखिए हम ये बाल गंगाधर तिलक के भी मैंने दोनों बता दी और एनी बेसेंट की भी बता दी है। अब देखिए 1919 में आया रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट जो था, क्या था? ये रॉलेट एक्ट बिना अपील बिना दलील वाला कानून था। अब देखो एक चीज होता है, कुछ स्टूडेंट ये भी समझेंगे कि सर इसमें बहुत डिटेल बताते जा रहे हैं, इसमें लिखेंगे, आगे सब दिया है, मैंने पूरी डिटेल दी है। मैंने बताया ना 1905 से फिर स्टार्टिंग होगी और सब कुछ दिया है। मैं अभी बीच बीच में क्यों बताता जा रहा हूँ जी? अभी से याद करते चलो ना। आपको जो बता रहे हैं आप साइड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ने ये बताया, ये बताया, सर ने ये बताया, अपना नोट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल के पेज में कहीं ना कहीं आप नोट करिए, जिस फाइल को आप पढ़ रहे हैं उसी में साइड में कहीं ना कहीं जहां जगह मिले चाहे छोटे छोटे अक्षर में लिख लीजिए, क्योंकि जब आप उस टॉपिक पे आए तो वो चीज को देख लें। क्योंकि जब आप इसको, वो टॉपिक जब चालू हुआ, जब उस पर पहुंचेंगे, तब आपको ये सारी चीजें एक्यूरेट याद हो चुकी होंगी। ठीक है, यही तो करना है हमें, बिल्कुल याद करके रखना है अच्छे से। तो आप वहां पहुंचेंगे तब तक आपको याद ही हो चुका होगा, जब आपको सीक्वेंस मिलेगा, फिर सीक्वेंस में जस्ट पढ़ना रह जाएगा आपको, है ना? अब देखिए 1919 में, अब देखो यहाँ हमने 18 बता दी, 16 बता दिया, इसी बीच में 1917 और नोट करवाऊंगा, है ना? 1917, इस 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन बताइए कौन सा था, क्योंकि गांधी जी 1915 में तो आ ही गए थे, 1916 में उसने साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने करी दी थी। 1917 के अंदर एक चंपारण सत्याग्रह होता है जो कि बिहार से संबंधित है, और ये गांधी जी का ये पहला आंदोलन था भैया, गांधी जी का पहला। अब कई बार क्या होता है, देखो एक तरफ से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पेपर में बिना पढ़े बैठोगे ना तो तुम्हें कुछ भी सही लगेगा। तो कुछ सोचेंगे असहयोग आंदोलन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, वही हमने सबसे ज्यादा सुने हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, वो हमने सबसे ज्यादा सुना है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह ऐसा था जिसमें गांधी जी ने पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया था इस आंदोलन में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ओके, क्या था कैसा था सब कुछ डिटेल आगे दी गई है, बट अभी आप ईयर वाइज याद करके रखिए। 1918 में, 1918 जो 1918 में ये गुजरात से संबंधित है। 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह। ओके, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात से संबंधित है। और यहां पर पहली बार गांधी जी की जो मुलाकात है ना गुजरात में,
सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई थी। ठीक है, पहली बार मुलाकात हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध कहां से? गुजरात से। ओके, तो आपको देखो 16 बता दिया, 17 बता दिया, 18 बता दिया, 19। ये तो स्टूडेंट को वैसे ही रटा रहता है। हाँ यार, जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, बट 1919 में रॉलेट एक्ट भी था। ये रॉलेट एक्ट कैसा था? बिना अपील बिना दलील वाला कानून था रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। अंग्रेजों को अगर किसी पे शक हो जाता था कि नहीं ये व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, तो अंग्रेज उस पर एक्शन ले सकते थे, उसको सीधा जेल में डाल सकते थे और वो कहीं भी अपील नहीं कर सकता था। समझ रहे हो? तो इससे लोग परेशान हो गए, तो इसके खिलाफ आवाज उठाई। और आवाज उठाते उठाते एक आपको जलियांवाला बाग का किस्सा अच्छे से पता है, और मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग को अगर अच्छे से समझना है तो एक केसरी 2 के नाम से अक्षय कुमार की मूवी है, बड़ी शानदार मूवी, बहुत शानदार मूवी है। केसरी चैप्टर 2, केसरी चैप्टर 2, एक केसरी फर्स्ट भी है, केसरी चैप्टर 2 है अक्षय कुमार की। उसमें जलियांवाला बाग की बहुत शानदार से इंडिकेट किया है कि कैसे अंग्रेजों ने कितनी क्रूरता से कितने लोगों को मार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है जलियांवाला बाग की, जो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे, जनरल डायर ने हुक्म दिया था, और आपको पता ही है फिर क्या हुआ। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे। 13 अप्रैल 1919 को एक्यूरेट डेट सहित याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, 1919 के संवैधानिक सुधार अधिनियम को 1 जुलाई 1921 को लागू किया। देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार 19 आया है, 2 बार 1919, 2 बार 1919 आया है, तो इसको हम याद रखेंगे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट के अनुसार? 1919 का एक्ट था। जैसे 1909 में 1909 में आया था आपका मार्लियामेंट सुधार, इसी 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखो यहां पर ये चेम्सफोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ चेम्सफोर्ड, ये कौन है? वायसराय। तो मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोल देते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये कब आया? 1919 में। एक्ट बोल दो, ये आयोग हुआ वैसे, है ना, जैसे पार्लियामेंट सुधार में आयोग हो गया, जिसमें एक सचिव है और एक वायसराय है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आयोग। इसके द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू कर दी गई। ठीक है, अब आगे जाके 1935 में ये जो द्वैत शासन प्रणाली है वो समाप्त कर दी जाएगी। जिस तरीके से हमने पढ़ा था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जब बना था, तो उसने भी द्वैत शासन प्रणाली शुरू की थी। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग बना, है ना, 73 में, तो हाँ 72 85 हमने याद कराया है ना, तो उसने द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की। वो द्वैत शासन प्रणाली अलग थी, ये अलग। ठीक है, बट हमें याद करके रखना पड़ेगा, 2 बार 1919 आया है, तो एक बार में आ जाना चाहिए आपके माइंड में कि 1919 में द्वैत शासन प्रणाली जो थी वो लागू कर दी गई थी। ठीक है, अब सुनिए, 1919 का समझ में आ गया। 1919 की कहानी समझ में आ गई। दो चीजें, रॉलेट एक्ट भी याद रखना है, जलियांवाला बाग। ठीक है, 1919 में ये आया, और 1920 में एक महत्वपूर्ण चीज है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ओके, असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 1920 में। क्यों हुई? क्योंकि भाई अंग्रेजों ने इतना बड़ा मतलब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया है, तो अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरीके से जनता हो गई है। और असहयोग का मतलब नॉन कॉपरेट मूवमेंट है, जिसमें हम अंग्रेजों का कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। विदेशी वस्त्रों की उरी जला दी, हम अंग्रेजों की कोई दी हुई चीज का उपयोग भी नहीं करेंगे और ना उनकी बात मानेंगे। ठीक है, तो 1920 में आ गया भैया असहयोग आंदोलन। ओके, 1921 में ये अधिनियम लागू कर दिया गया था, वो बात अलग है। और देखिए, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो असहयोग आंदोलन मैंने आपको बता दिया। ये जो खिलाफत आंदोलन है, इसके लिए आपको 1900 ये जो खिलाफत आंदोलन 1920 मैंने आपको ये बता दिया है, 1919 में खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन है, 1920 में असहयोग आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, अब आता है
अगला वायसराय यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड रीडिंग। ओके, 21 से लेकर 26 तक इसका कार्यकाल है लॉर्ड रीडिंग का, वो हमें याद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लॉर्ड रीडिंग है इसका कार्यकाल है 21 से लेकर 26। ठीक है, कैसे याद करेंगे? 21 का एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने नीटू, और 26 का ऑब्जेक्ट बना दिया नाचा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? नीटू नाम का एक लड़का है, वो नाचा। अब क्यों नाचा? खुशी के मारे। क्यों नाचा? क्योंकि उसने क्या किया, मीटर की जो रीडिंग है ना वो कम कर दी। मीटर की जो रीडिंग है कम कर दी, क्योंकि इसने बिजली की चोरा चोरी करी। ठीक है, बिजली की क्या करी इसने? चोरा चोरी, बिजली की चोरी करी, जिससे इसकी रीडिंग कम हो गई। तो खुशी के मारे बिल कम आया तो नीटू नाचा। तो 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड है, को हमें याद करके रखना है। ठीक है, देखिए तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल, नीटू नाचा। रीडिंग से याद रखना, रीडिंग कम कर दी मीटर की तो नीटू खुशी के मारे नाचा। ठीक है, और इसी के समय में क्या हुआ था, केरल में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1921 में। तो मैंने आपको अभी लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल बता दिया 21 से लेकर 26 तक। अभी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, 21 से 26 तक का कार्यकाल इसका याद करके रखेंगे। फिर आगे की चीजें जो है हम नेक्स्ट अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और आज जो भी चीजें मैंने आपको सीक्वेंस में बताई 1905, 1906, 1907, 1905 से लेकर 1920 तक आपको एक एक्यूरेट एक एक चीज याद करनी है जो मैंने आपको बताई है। शॉर्ट नोट्स में एक अलग से पेज पे चाहे तो 1905 से लेकर 1920 तक नोट कर सकते हो, और बस उसका रिवाइंड कर सकते हो। फिर बिना देखे बोलने का प्रयास करोगे, एक दो बार पढ़ोगे तो आ जाए। ठीक है, तो आज जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सबका अब बढ़िया सा रिवीजन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अब जो भी चीजें बताई हैं उनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में और भी गवर्नर वगैरह और भी जो आपके वायसराय वगैरह हैं उन सबको हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।